ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्यून सिस्टम के चैप्टर से ही चल रहा है और वो है लसीकाणु। किसकी बात करेंगे? लसीकाणु, यानी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो भाई लिम्फोसाइट जरूर आप बात काउंट करोगे, लिम्फोसाइट या लसीकाणु। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो लिम्फोसाइट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लसीकाणु और टी लसीकाणु। अब बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट कहां से ओरिजिनेट होता है। तो लिम्फोसाइट जो ओरिजिनेट होता है, उनकी जो ओरिजिन होती है वो होती है भाई बोन मेरो से। कहां से होती है? बोन मेरो से। उसके बाद में ये परिपक्वन के लिए अलग अलग जगह पे जाता है। जैसे इसकी बात करें तो ये अलग जगह पे जाएगा, इसकी बात करें तो ये अलग जगह पे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को पढ़ेंगे। यहां पर सेल ऑफ इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में। अच्छा, यहां पर एक दे रखा है, अस्थि मज्जा में पाए जाने वाली स्टेम सेल अविभेदित होती है। क्योंकि स्टेम सेल जो होती है ना, ये स्टार्ट में बनती है स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल जो होती है स्टार्ट में बनती है और इससे विभिन्न प्रकार के उत्तक बन सकते हैं। इसलिए ये एक ऐसी सेल है जिससे विभिन्न प्रकार के उत्तक बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार की लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और उनसे विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स बन सकते हैं। तो ये हमारी एक मुख्य सेल हो गई शरीर की, और ये अविभेदित होती है। और जब इसका विखंडन होता है, पहले तो अविभेदित होती है, टूटती नहीं है, और जब ये टूटती है तो विभिन्न प्रकार की सेल बनाती है, जैसे आरबीसी बना ली, मोनोसाइट बना ली, प्लेटलेट्स बना लिया। ठीक है, लसीकाणु कोशिकाओं का निर्माण डब्ल्यूबीसी से ही होता है, और इसकी जो है 10 की पावर 11 ये इसकी काउंटिंग होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो यहाँ पर लसीकाब अंग की अगर हम बात करें तो लसीकाब अंग हमारे पास, लसीकाब अंग की अगर हम बात करें तो इसमें प्राथमिक लसीकाब अंग और द्वितीयक लसीकाब अंग दोनों अलग अलग होते हैं। इस बात को समझ लो आप कि प्राथमिक लसीकाब अंग कौन से होते हैं। प्राथमिक लसीकाब अंग वे होते हैं जहां से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनते हैं, और द्वितीयक लसीकाब अंग वे होते हैं जो ब्लड के जरिए जो लिम्फोसाइट बन गए वो उनके पास पहुंच जाएंगे। जैसे टॉन्सिल है, पेयर पेचेस है, अपेंडिक्स है, इनके पास पहुंच गए और वहां पर ये एंटीजन से क्रिया करके डेवलप होते जाएंगे, एंटीबॉडी बनाते जाएंगे। इनको द्वितीयक लसीकाब अंग कहते हैं। तो प्राथमिक तो बनना, और द्वितीयक यानी ब्लड के जरिए परिधीय तंत्रिका तंत्र या लसिका तंत्र के जरिए विभिन्न भागों में फैल जाएंगे, और वहां जाके वो द्वितीयक लसीकाब अंगों के पास पहुंच जाएंगे और वहां वो परिपक्व हो जाएंगे पूर्ण रूप से। तो पहले जो बनते हैं वो अपरिपक्व रहते हैं, और बाद में जब इनके पास पहुंचते हैं तो परिपक्व हो जाते हैं। जैसे अगर हम काउंट करें, अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो और थाइमस ग्रंथि, कौन सी? बोन मेरो और थाइमस ग्रंथि के अंदर अगर हम बात करें तो प्राथमिक लसीकाब अंग है ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। भाई डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं शॉर्ट में कि प्राथमिक लसीकाब अंग और द्वितीयक लसीकाब अंग के बारे में बताइए। तो प्राथमिक लसीकाब अंग कौन से हैं? बोन मेरो तथा थाइमस ग्रंथि। कौन से हैं? बोन मेरो तथा थाइमस ग्रंथि। और द्वितीयक लसीकाब अंग कौन से होते हैं कि जहां पर जो बनने वाले जो लिम्फोसाइट हैं वो लसिका तंत्र के जरिए उनके पास पहुंच जाए और वहां जाके पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए, उनको द्वितीयक लसीकाब अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिल, पेयर पेचेज, लसिका ग्रंथियां, पलीहा, परिशेषिका आदि। देखो प्राथमिक लसीकाब अंग, प्राथमिक लसीकाब अंग वे अंग होते हैं जहां अपरिपक्व लसीकाणु विभेदित होकर प्रतिजन विशिष्ट लसीकाणु में बदल जाते हैं। यहां सिर्फ ये अपरिपक्व रहते हैं, अपरिपक्व रहते हैं, अपरिपक्व रहते हैं, और फिर ये परिपक्व होने के लिए द्वितीयक लसीकाब अंगों के अंदर जाते हैं। अपरिपक्व लसीकाणु विभेदित होकर प्रतिजन विशिष्ट लसीकाणु में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी प्रतिजन विशिष्ट लसीकाणु यानी एंटीजन से क्रिया करने के लायक बनेंगे अभी आगे जाके। तो प्राथमिक लसीकाब अंग का नाम आप क्या बताओगे? अस्थि मज्जा या बोन मेरो और थाइमस ग्रंथि। ठीक है, अस्थि मज्जा हमारे शरीर में पाए जाने वाला प्रमुख लसीकाब अंग है भाई। ठीक है, लेकिन अगर पक्षियों की बात कर ले तो ये प्रश्न भी आ सकता है
कि पक्षियों के अंदर जैसे हमारे अंदर प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन सा है? अस्थिमज्जा। तो पक्षियों के अंदर प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन सा होगा? बर्सा ऑफ फेब्रिसियस। क्या होगा? बर्सा फेब्रिसियस की वर्षा। हिंदी में आप क्या लिखोगे? फेब्रिसियस की वर्षा। फेब्रिसियस की वर्षा। अच्छा, जो पक्षी होता है ना, जैसे मान लो हम पक्षी एक ऐसा ही बना रहे हैं, तो इसकी जो पश्च आहार नाल होती है, पश्च आहार नाल होती है, यहां पर एक तरीके का ये अंग होता है लिम्फोसाइड, जो आगे जाके एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा। तो इसको फेब्रिसियस की वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना, प्रश्न आ सकता है इसके ऊपर। फेब्रिसियस की वर्षा क्या है? पक्षियों की पश्च आहार नाल में पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है फेब्रिसियस की वर्षा, जिससे एंटीबॉडी बनते हैं। लेकिन हमारे अंदर कौन सी होती है? अस्थिमज्जा। कौन सी होती है? ठीक है, यह पक्षियों में पाया जाने वाला वर्षा ऑफ फेब्रिसियस के समान होता है, यानी एक अंग है ये। द्वितीयक लसिकाभ अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग से लसिकाणु, कौन से लसिकाणु अपने पास? बी और टी है। परिपक्व होने के बाद लसिका वाहिनियों के जरिए, रक्त वाहिनी के जरिए पहुंच जाते हैं कहां पर? द्वितीयक लसिकाभ, और अपनी संख्या बढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेज, परिसेचिका। ठीक है, प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की लसिका ग्रंथियां होती है, यहां होती है, पीछे कान के पीछे होती है। ठीक है, आर्म पिट्स पर होती है। ठीक है, गोनाड्स पर होती है, यहाँ पर लसिका ग्रंथियां होती है। अगर इसकी बात करें टॉन्सिल, तो टॉन्सिल आपके टॉन्सिल होते हैं। ठीक है, पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज कहाँ पाए जाएंगे आपके? बताओ, पेयर्स पैचेज कहाँ पाए जाएंगे? आंतों के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, परिसेचिका या अपेंडिक्स कहाँ पाई जाएगी? पाचन तंत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब आप पहले इसको पढ़ रहे हो, बी लिम्फोसाइट को। यहां पर बी जो है वर्षा से लिया गया है। किससे लिया गया है? वर्षा से लिया गया। पक्षियों के अध्ययन से पता चला है कि पक्षियों की पश्च आहार नाल में फेब्रिसियस की वर्षा ग्रंथि पाई जाती है। यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो बात मैंने आपको पहले ही बता दी। बात क्लियर हुई है आपकी? हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ इम्यून सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? सेल ऑफ इम्यून सिस्टम में लसिकाणु को हम पढ़ेंगे। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस ग्रंथि में कहाँ होता है? बोन मैरो और थाइमस ग्रंथि में। ये दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, स्टेम सेल के बारे में बता दिया। स्टेम सेल क्या होती है? जो पहली सेल बनती है उससे विभिन्न प्रकार के उत्तक बन सकते हैं, और अविभेदित होती है। जब विभेदित होना स्टार्ट कर देती है तो कई सेल्स बना रही, जैसे आरबीसी है, मोनोसाइट्स है, ठीक है, प्लेटलेट्स है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो लसिकाभ अंग की, तो प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन से होते हैं? वे अंग जहाँ पर सिर्फ लसिकाणु उत्पन्न होते हैं और एंटीजन विशिष्टता दिखाते हैं, लेकिन संख्या बढ़ाएंगे कहाँ पर जाकर? वो द्वितीयक लसिकाभ अंग में। कहाँ संख्या बढ़ाएंगे? द्वितीयक लसिकाभ अंग में। तो आपका ये प्रश्न अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल, प्राथमिक लसिकाभ अंगों के नाम तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के नाम। क्लियर? वर्षा ऑफ फेब्रिसियस क्या है ये भी आपको याद रहना चाहिए। पक्षियों की पश्च आहार नाल में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर बी लिम्फोसाइट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? बी लिम्फोसाइट की। ठीक है, बी लिम्फोसाइट कहां से, ये बी वर्ड कहां से प्रयुक्त हुआ? वर्षा से। कहां से प्रयुक्त हुआ? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि स्तनधारियों के अंदर क्या होगा। ये तो उसकी बात कर रहे थे, पक्षियों की बात कर रहे थे, और अब हम बात कर रहे हैं स्तनधारियों की। तो देखो, स्तनधारियों में जो बी लिम्फोसाइट है ये भ्रूणी अवस्था में ही बन जाता है। कब बन जाता है? भ्रूणी अवस्था में ही बन जाता है। ठीक है, और बनने के बाद ये 4-5 महीने तक यकृत में रहता है, लीवर में। कहां रहता है?
किसकी बात कर रहे हैं हम? बी लिम्फोसाइट की। किसकी बात कर रहे हैं? तो स्तनधारी तो हम ही है। तो स्तनधारियों में क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट भ्रूणीय अवस्था में ही यकृत में बनता है। पहले तो आप ये बात बताओगे कहां बनता है? यकृत में। अब आप ऐसे बोलोगे कि सर अभी अभी आपने ये सिखाया कि अस्थि मज्जा में बनते हैं, यकृत कैसे आ गया? तो देखो यकृत में बनते हैं लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, 4 और 5 महीने के लिए। उसके बाद जीवन भर अस्थि मज्जा में रहेंगे। समझ में आ गई बात? इसलिए नाम क्या आएगा प्राथमिक लसिकाभ अंग का? अस्थि मज्जा ही, न कि यकृत। कंफ्यूज मत हो जाना। प्राथमिक लसिकाभ अंग का नाम क्या लिखोगे? अस्थि मज्जा। तो ये भ्रूणीय अवस्था में लीवर में बनते हैं और 4-5 महीने तक लीवर में रहते हैं। इसके बाद में ये बोन मैरो में ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके बाद जीवन भर ये यही रहेंगे, यानी जीवन भर ये यही रहेंगे, यहीं से बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द्वितीयक लसिकाभ अंगों के पास नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन फिर इनकी ओरिजिन यही मानी जाएगी, इनकी उत्पत्ति यही मानी जाएगी। समझ में आई बात? वापस से बता रहा हूं, बी लिम्फोसाइट जो है वो लसिकाणु का एक भाग है। यहां पर बी जो वर्ड है वो वर्षा से लिया गया है। वर्षा और फेब्रिसियस क्या होती है, ये पक्षियों के अध्ययन से पता चला है। पक्षियों की पश्च आहार नाल में एक ग्रंथि होती है जिसको फेब्रिसियस की वर्षा कहते हैं और वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लेकिन स्तनधारियों में दूसरी बात है। स्तनधारियों में जो बी लिम्फोसाइट है वो बनती है लीवर में। कब? भ्रूणीय अवस्था में। और 4-5 महीने तक वो कहाँ रहती है? लीवर में ही रहती है। और उसके बाद में आ जाती है बोन मैरो में। अब जीवन भर बोन मैरो से बनेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बोन मैरो से बनेगी और द्वितीयक लसिकाभ अंगों में नहीं जाएगी, जाएगी, लेकिन ये ओरिजिन इसकी नहीं मानी जाएगी। ये ओरिजिन इसकी नहीं मानी जाएगी। पॉइंट को नोट करें आप, ये ओरिजिन इसकी नहीं मानी जाएगी। ओरिजिन इसकी कौन सी मानी जाएगी? अस्थि मज्जा ही मानी जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब बन गई बी लिम्फोसाइट, बन गई भाई, बन गई। कहां बनी? लीवर में। और ट्रांसफर कहां हो गई? बोन मैरो में। कहां ट्रांसफर हो गई? अब ये लसिका तंत्र, ये लसिका तंत्र और रक्त के जरिए पूरी बॉडी में चली जाएगी। कहां चली जाएगी? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? पूरी बॉडी में चली जाएगी और पूरी बॉडी में जाके ये पहुंच जाएगी द्वितीयक लसिकाभ अंग में। कहां पहुंच जाएगी? द्वितीयक लसिकाभ अंग में पहुंचने के बाद ये अपनी सेल बनाना स्टार्ट करेगी और ये 2 प्रकार की सेल बनाते हैं। याद रखनी है आपको बात अच्छे से, बार बार नहीं बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से बात याद रखनी। मैं रिवाइज करवा के चलवा रहा हूं आपको पीछे का वापस से कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं रिवाइज करके चल रहा हूं। आपको बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो 2 प्रकार की सेल बन रही है वो कौन सी सेल बन रही है? हम बात कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट की। किसकी बात कर रहे हैं हम? बी लिम्फोसाइट की। तो इसमें 2 प्रकार की सेल बनेगी। एक तो बनेगी प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा कोशिका, और एक बनेगी इसमें विस्मृति कोशिका। एक तो बनेगी इसमें प्लाज्मा कोशिका और एक बनेगी विस्मृति कोशिका। ठीक है, अच्छा बात समझ में आई? बी लिम्फोसाइट है, लीवर में 4-5 महीने तक रहता है, बोन मैरो में आ जाता है। बोन मैरो से फिर लसिका या रक्त के जरिए वो कहाँ पहुंच जाएगा? बॉडी में, और फिर चला जाएगा द्वितीयक लसिकाभ अंग और वहां जाकर 2 प्रकार की सेल बना लेगा। कौन कौन सी? प्लाज्मा कोशिका और विस्मृति कोशिका। आ जाओ भाई बात ये प्लाज्मा कोशिका है तो देखो प्लाज्मा जैसी बात आ रही है, तरल जैसी बात आ रही है। ठीक है, आप आगे जाके एक और टॉपिक पढ़ोगे, तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, और एक तो होती है तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा और एक कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। कौन सी? और एक तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। तो तरल जो मध्यवर्ती प्रतिरक्षा होती है, ध्यान रखना उसमें प्लाज्मा कोशिका ही काम आ रही है। और आपको यह भी याद रखना है
कि ये मैं पूछूंगा आगे जाते ही, आगे अगली स्लाइड में हम जैसे ही चलेंगे तो पूछूंगा कि तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा के लिए कौन सा लिम्फोसाइट जरूरी है, बी लिम्फोसाइट। और कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा के लिए कौन सा लिम्फोसाइट जरूरी है, टी लिम्फोसाइट। अभी आया नहीं लेकिन आपको याद रखना है। बात समझ में आई? तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा के लिए कौन सा लिम्फोसाइट जरूरी है, बी लिम्फोसाइट। और कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा के लिए कौन सा, टी लिम्फोसाइट। तो देखो प्लाज्मा कोशिका बन गई, ये कोशिकाएं विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, बनने वाले एंटी तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा को सक्रिय कर देते हैं और फिर ये शायद शॉर्ट में ह्यूमन इम्यून सिस्टम लिख रखा है, आए हुए एंटीजनों को नष्ट कर देता है। ठीक है, आए हुए एंटीजनों को नष्ट कर देता है। ठीक है, यानी क्या हुआ, प्लाज्मा बन गई, ये प्लाज्मा कोशिकाएं जो बन गई ये एंटीबॉडी बनाएंगी, एंटीबॉडी ये सक्रिय करेंगी किसको, तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र को। किसको सक्रिय करेंगी, और तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हुआ तो एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी बन गया तो बाहर से आए हुए एंटीजन को मार देगा। भाई मैं इसका काम बता चुका हूं और मैं इसका पूछ भी सकता हूं बीच में। ठीक है, तरल प्लाज्मा कोशिका जो है वो तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा के लिए काम आ रही है। किसके लिए, तरल मध्यवर्ती। यहां जाके ये एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीजन को मार देगी। क्लियर बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। दूसरी बात करेंगे हम स्मृति कोशिका की। किसकी बात करेंगे, स्मृति कोशिका का सीधा सा काम याद रखो, ये स्मृति कोशिकाएं सिर्फ वही काम करती है जो शुरू में पढ़ाया कि एक बार एंटीजन आया उसकी पहचान कर लेती हैं और उसकी स्मृति को फीड कर लेती हैं। जब वही एंटीजन दोबारा आता है तो उसको मार देती हैं। स्मृति कोशिका का यही काम रहता है। आ गई बात समझ में? ठीक, क्लियर। ठीक है, देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। बी लिम्फोसाइट, पहले आपका ये बी लिम्फोसाइट जो है वो आता है लीवर में, यहां ये पड़ा रहता है 4-5 मंथ। वेरी गुड। उसके बाद में ये चला जाता है बोन मैरो में, उसके बाद में ये लसिका और ब्लड के जरिए चला जाता है सेकेंडरी ऑर्गन्स में। ठीक है, द्वितीयक लसिकांग में चला गया और द्वितीयक लसिकांग में जाने के बाद ये बनाता है 2 प्रकार की सेल, एक होती है प्लाज्मा और एक स्मृति सेल। इस स्मृति सेल को आप बी स्मृति बोलोगे क्योंकि टीम के पास भी स्मृति सेल होती है, उसको आप टी स्मृति बोलोगे। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे एंटीबॉडी बनेगी और ये एंटीबॉडी जो होती है बाहर से आए हुए एंटीजन को मार देंगी। क्लियर बात। स्मृति कोशिकाएं जब फर्स्ट बार एंटीजन आता है इसकी पहचान कर लेती हैं और जब वो वापस आता है तो उसको नष्ट कर देती हैं। ये आपका बी लिम्फोसाइट हो गया कंप्लीट। आ गई बात समझ में? क्लियर। ठीक है, अब बात करेंगे टी लिम्फोसाइट की। किसकी बात करेंगे? टी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट किसकी बात कर रहे हैं? टी लिम्फोसाइट। देखो इसकी जो ओरिजिन है ना, इसके नाम से याद रखना, टी से याद रखो थाइमस ग्रंथि। क्या याद रखोगे? तो इसकी जो ओरिजिन है वो कहां से होती है? इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा परिपक्वन के लिए थाइमस ग्रंथि में आ जाती है। यानी बनेंगी कहां पर ये? और अस्थिमज्जा में, और परिपक्वन के लिए थाइमस ग्रंथि में आ जाती है। ठीक है, और रक्त के माध्यम से परिधीय लसिका तंत्र में पहुंचकर 4 प्रकार की सेल बनाती है। बात को वापस से समझना। देखो हम बात कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट की। किसकी बात कर रहे हैं? तो ये जो है बोन मैरो में बनती हैं और परिपक्वन के लिए आ जाती हैं
थाइमस ग्लैंड में। कहाँ जाती हैं? और थाइमस ग्लैंड में आने के बाद ये ब्लड के जरिए बॉडी के विभिन्न पार्ट में पहुंच जाएंगी और सेकेंडरी ऑर्गन्स के पास जाकर यहां पर ये 4 प्रकार की सेल बनाएंगी। कितने प्रकार की सेल बनाएंगी? 4 प्रकार की सेल। एक तो टी सहायक कोशिका, ठीक है। एक बनाएंगे ये टी किलर सेल, ठीक है। और एक तो टी सहायक कोशिका, एक टी किलर सेल, एक टी स्मृति। टी लिम्फोसाइट से हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। देखो टी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो टी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। और फिर परिपक्वन के लिए आ जाता है थाइमस ग्रंथि में। किस में आ जाता है? थाइमस ग्रंथि में। और फिर लसिका और ब्लड के जरिए विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है और 4 प्रकार की सेल बनाता है। याद रखनी है आपको बात, जो बी लिम्फोसाइट है 2 प्रकार की सेल बनाता है, टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की सेल बनाता है। आप इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। बी लिम्फोसाइट जो बनाता है वो प्लाज्मा और स्मृति कोशिका, जबकि टी लिम्फो बी स्मृति लगा दो साथ में, ठीक है, क्योंकि स्मृति इसमें भी बन रही है, ठीक है। तो इसको टी स्मृति बोलोगे और उसको बी स्मृति। और ये 4 प्रकार की कौन कौन सी बनाता है? एक तो बनाता है टी हेल्पर। कौन सी बनाता है? एक टी किलर, टी सप्रेसर जिसको निरोधक कह दो आप, और टी मेमोरी सेल, स्मृति या मेमोरी सेल। आ गई बात समझ में आपको यहां तक? उसका जो प्रोग्राम है वो सारा ये था, अभी लिखा हुआ है, चेंज नहीं हुआ। बी लिम्फोसाइट है, लियो के जरिए पहुंच गई पूरी बॉडी में और 4 प्रकार की सेल बना लेती है। हम बात करते हैं टी हेल्पर सेल की। देखो टी हेल्पर सेल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टी हेल्पर सेल एक तो टी कोशिकाओं का क्लोन बनाती है। मतलब क्लोन का मतलब टी कोशिका एक है, लेकिन अगर लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, तो अपनी कोशिकाओं की संख्या तुरंत बढ़ाने लग जाएगी। एक तो ये टी कोशिकाओं का क्लोन बनाती है। एक सोथज प्रतिवेदन को सक्रिय करती है। सोथज आपने पढ़ा था ना, जब चोट लग जाती है तो सोथज प्रतिवेदन को सक्रिय करती है। बी लिम्फोसाइट को भी सक्रिय करने का काम इसी का होता है। बी लिम्फोसाइट को भी सक्रिय करने का काम इसी का होता है, ठीक है। क्लियर? आई बात समझ में? टी किलर सेल की बात करते हो तो ये टी किलर सेल जो होता है ये एक विशेष प्रकार का साइटोटॉक्सिन पदार्थ रिलीज करता है। क्या करता है? साइटोटॉक्सिन। जैसे इसमें एक हम का नाम लेते हैं परफोरिन प्रोटीन, ठीक है। साइटोटॉक्सिन रिलीज करता है। ये साइटोटॉक्सिन जैसे ही किसी एंटीजन के संपर्क में आता है तो उसके अंदर छेद कर देता है। छेद करने से जो बाहर का उत्तक द्रव्य है वो उस जीवाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा। उस जीवाणु के अंदर प्रवेश करने से वो फूल जाएगा, फट जाएगा, मर जाएगा। तो ये टी किलर सेल है। कौन सी है? एक है टी निरोधक सेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल जब अपना काम कर लेती हैं तो टी निरोधक सेल संक्रमण होने के बाद सारी अवस्था को वैसा का वैसा कर देता है। अगर टी निरोधक सेल नहीं आए तो ये टी किलर सेल अपनी कोशिकाओं को खा जाता है। इससे अपने को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये संक्रमण को संतुलित करने के काम आता है। मतलब टी हेल्पर और टी किलर सेल जब संक्रमणकारी को मार देते हैं तो उसको वैसे के वैसा करना टी निरोधक सेल का काम रहता है। टी मेमोरी सेल की बात करें तो आपका ये वही है कि सबसे पहले बार एंटीजन आया तो उसको पढ़ लेते हैं, उसकी मेमोरी को कैच कर लेते हैं। जब सेकंड बार वो एंटीजन आया तो उसको मार देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है अच्छे से? तो मैं एक बार आपको ओरल वैसे रिवाइज करवा देता हूं। हम लसिकाणु की बात कर रहे हैं। किसकी? लसिकाणु 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की बात करें या टी लिम्फोसाइट की, दोनों की ओरिजिन अस्थिमज्जा से मानी जाएगी। बी लिम्फोसाइट है वो पहले लीवर में बनता है 4-5 महीने, उसके बाद बोन मैरो में आ जाता है
और फिर विभिन्न उत्तकों में पहुंचकर दो प्रकार की सेल बनाता है, प्लाज्मा सेल और विस्मृति सेल। प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं भाई, तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र को चालू करती हैं और एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती हैं। और विस्मृति क्या करती हैं, वो ही एंटीजन आया उसका फीडबैक लेके नेक्स्ट बार आए तब उसको मार देती हैं। अब अगर हम आगे हम बात करें टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट वाला भी हो गया अपना। टी लिम्फोसाइट बनेगी कहाँ, बोन मैरो में। कहाँ बनेगी, बोन मैरो में। बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस ग्रंथि में आ जाएंगी और ब्लड के जरिए बॉडी के अंदर पहुंचकर चार प्रकार की सेल बनाती है, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। यानी टी सहायक कोशिका, टी मारक कोशिका, टी निरोधक कोशिका, टी स्मृति कोशिका। टी हेल्पर सेल की अगर हम बात करें तो ये जैसे टी कोशिकाओं का क्लोन बनाना, बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करना, सोथज प्रतिवेदन को सक्रिय करना, ये काम करता है। टी किलर की बात करें तो ये इसके पास साइटोटॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें एक नाम बताया परफोरिन। परफोरिन प्रोटीन जब निकलता है तो जीवाणु के अंदर छेद कर देता है और छेद करने से उसकी मृत्यु कर देता है। निरोधक संक्रमण होने के बाद स्थिति को वैसा का वैसा करती है, नहीं तो टी किलर सेल अपनी कोशिकाओं को खा जाता है। ठीक है, और मेमोरी का आपको पता लग गया। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, देखो फटाफट। टी लिम्फोसाइट, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा परिपक्वन के लिए थाइमस ग्रंथि में आ जाती है, क्लियर बात। और रक्त के माध्यम से परिधीय लसिका तंत्र में पहुंचकर चार प्रकार की सेल बनाती है। टी सहायक कोशिका, ये कोशिकाएं टी कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करती है या उसका क्लोन बनाती है की बात है। सोथज, किसको, सोथज प्रतिवेदन को, अनुक्रिया को उत्पन्न करती है। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट को भी सक्रिय करने का काम इसी का है। एंटीबॉडी तो बनवाई देगी जब बी लिम्फोसाइट को सक्रिय कर रही है। अच्छा एक और याद रखो आप, मैक्रोफेजेज कोशिकाओं को सक्रिय करती है। मैक्रोफेजेज कोशिकाएं डायरेक्ट उसको खा जाती हैं, जीवाणु को। हम बात करेंगे टी किलर सेल की, तो ये कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते ही साइटोटॉक्सिन रिलीज करती है और पदार्थों का स्त्रावण करती है और उन्हें मार देती है। यहाँ पर टी निरोधक का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रख लेना, नोट कर लेना अपने नोट्स में नहीं है तो टी निरोधक का भी। टी निरोधक क्या करते हैं, संक्रमण जब हो जाता है तो टी हेल्पर और टी किलर सेल के बाद में स्थिति को संतुलित कर देती हैं। टी स्मृति कोशिकाओं की बात करें तो प्रथम संक्रमण के समय बनती हैं और लंबे समय तक रक्त में बनी रहती हैं। यदि पुराना संक्रमण कारक दोबारा संक्रमण करता है तो स्मृति कोशिकाएं प्रथम बार की तुलना में तेजी से अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया करती हैं और इसे तुरंत मार देते हैं, क्लियर बात। अब हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया। दो होती है, एक तो कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा अनुक्रिया, एक तरल मध्यवर्ती प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अब मेरा प्रश्न है आपसे, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा अनुक्रिया किस पर डिपेंड रहती है, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट? कोशिका मध्यवर्ती टी लिम्फोसाइट पे, तरल मध्यवर्ती किस पे रहती है, बी लिम्फोसाइट पे। आप बताओ, एक प्रश्न दिया आपको, वो भी आपने कंफ्यूजन में, ठीक है। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा अनुक्रिया किस पे डिपेंड रहती है, टी लिम्फोसाइट पे, याद रखना भाई, ठीक है। यह प्रतिरक्षा अनुक्रिया टी कोशिकाओं पर निर्भर रहती है। टी कोशिकाएं लसिकाणुओं का 70% भाग बनाते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जब एंटीबॉडी के संपर्क में आते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने के कारण उनसे क्या निकलता है भाई, साइटोटॉक्सिन, ठीक है। क्या निकलता है, देखो कुछ ऐसे होता है, जैसे हम कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका मध्यवर्ती। डिपेंड करता है किस पे, टी सेल पे। किस पे डिपेंड करता है, बी पे नहीं करता, किस पे करता है, टी सेल पे। टी सेल सबसे पहले टी हेल्पर सेल को सक्रिय कर देती है। टी हेल्पर सेल टी किलर सेल को सक्रिय कर देता है। टी किलर सेल साइटोटॉक्सिन रिलीज कर देती है। साइटोटॉक्सिन में आपको एक नाम याद रखना है, परफोरिन। कौन सा, ये जीवाणु के अंदर, जो भी जीवाणु है उसके अंदर छेद कर देता है और उसको मार देता है, ठीक है। यहां देखो,
और संक्रमणकारी के पास पहुंच, देखो साइटोटॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं, क्लियर, और ये संक्रमणकारी के पास पहुंचकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसलिए टी किलर सेल परफोरिन प्रोटीन का स्राव करती है। यह प्रोटीन संक्रमणकारी कोशिका में छेद कर देता है, जिसके कारण उत्तक द्रव्य उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो फूलकर फट जाता है। इसके अलावा सक्रिय टी लिम्फोसाइट इंटरल्यूकिन नामक पदार्थ का भी स्राव करते हैं। ये वापस से बात नोट करना आप, सक्रिय टी कोशिकाएं जब सक्रिय हो ही जाती हैं तो किसका स्राव कर देती है? इंटरल्यूकिन का स्राव कर देती है। और इंटरल्यूकिन जो होता है वो मैक्रोफेजेस कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। किसको? यहां पर एक बात और याद रखनी है कि ये जो एक्टिव हो जाती हैं जब, तो इंटरल्यूकिन को रिलीज कर देती हैं। ये इंटरल्यूकिन मैक्रोफेजेस को सक्रिय कर देता है। किसको? और मैक्रोफेजेस बहुत सारे रोगों में सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कैंसर है, टीबी है, हृदय प्रत्यारोपण है, पुष्ट रोग है आदि, ठीक है, आदि रोगों के अंदर ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर बात? आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। तो वापस से मैं आपको समझा रहा हूं, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र डिपेंड करता है टी सेल पे। ये क्या करता है कि टी सेल को सक्रिय करता है। टी सेल सक्रिय हो जाती है तो हेल्पर को सक्रिय करती है, हेल्पर किलर को सक्रिय कर देता है, किलर परफोरिन रिलीज कर देता है। और साइटोटॉक्सिन का नाम दे दिया आपने परफोरिन। कौन सा? परफोरिन को रिलीज कर देता है, परफोरिन उसके छेद कर देता है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन को भी रिलीज करती हैं, जो मैक्रोफेजेस को सक्रिय कर देता है। और इंटरल्यूकिन मैक्रोफेजेस को सक्रिय करने पर बहुत सारे रोग जैसे कैंसर, टीबी में आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। किसकी बात कर रहे हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। ठीक है, तो बात को अच्छे से समझो, इस बात को अच्छे से समझ लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आ सकता है भाई। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कॉमन सी बात है, इसको कॉमन तरीके से समझ लो। सक्रिय प्रतिरक्षा वो होती है जिसमें एंटीबॉडी आपके शरीर में बनते हैं। बात को नोट करें, सक्रिय प्रतिरक्षा वो होती है जिसमें एंटीबॉडी आपके शरीर में बनते हैं। यानी सक्रिय प्रतिरक्षा तब चालू होगा जब कोई वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा, कोई जीवाणु आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा, कोई कवक आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा, या कहो कि संक्रमण जब भी होता है तो शरीर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र चालू हो जाता है। क्लियर? तो बहुत सारे रोगों में सक्रिय प्रतिरक्षा आपको सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे टीबी हो गई, टाइफाइड हो गया, जुकाम हो गया, वायरस जनित हो गई, कोई जीवाणु जनित बीमारी हो गई, तो इसमें एंटीबॉडी बने और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। स्वयं की प्रतिरक्षा होती है, बाहर से कोई एंटीबॉडी नहीं आ रही है। देखो, ये मान लो कोई ह्यूमन बॉडी है, क्या है? ठीक है, बाहर से कोई एंटीजन आया, क्या आया? आपकी बॉडी में गया, ब्लड में मिल गया। किस में मिल गया? ब्लड में मिल गया। और ब्लड में मिलने के बाद इसके प्रति एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हुई। क्या बनना स्टार्ट हुई? ये एंटीबॉडी बन रही है इसके अंदर। ठीक, अब आपके शरीर में ही बनी है एंटीबॉडी, आपके शरीर में बनना स्टार्ट हुई और धीरे धीरे से एंटीजन को मार देती है वो। तो ये तो कहलाया आपका सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। क्या, कौन सा कहलाया? ठीक, अब बहुत सारे रोगाणु उनमें ये सुरक्षा प्रदान करता है, बहुत सारे रोग उनमें सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें आपको टाइम मिल सके, आप एकदम से मरो नहीं। जैसे टाइफाइड में आदमी आज उसको टाइफाइड हुआ तो वो आज ही नहीं मर सकता, गंभीर स्थिति में मर सकता है। जिसको टीबी हुआ तो गंभीर स्थिति में मरता है, हैजा हुआ गंभीर स्थिति में मरेगा।
ठीक है, तो ये तो हो गई सक्रिय प्रतिरक्षा जिसमें टाइम मिल जाए, और एक बार ये बन गई तो लंबे समय तक आपकी बॉडी में बनी रहेगी। एक बार ये बन गई तो लंबे समय तक आपकी बॉडी में बनी रहेगी। क्लियर बात। दूसरी बात ये है कि इसमें ये जीवन भर तक बनी रहती है और स्लो चलती है, ये स्लो बनेगी। जैसे आपकी बॉडी में एंटीजन आया तो हो सकता है 20 दिन में 30 दिन में आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी, 20 या 30 दिन में आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी, स्लो चल रही है ये, ठीक है। लेकिन मान लो सांप ने काट लिया तो हम 20 और 30 दिन का टाइम नहीं ले सकते एंटीबॉडी बनाने के लिए। अब तुरंत प्रभाव से मैं बने बनाए एंटीबॉडी, बने बनाए एंटीबॉडी, आपको बने बनाए एंटीबॉडी बाहर से डालने पड़ेंगे। ये कृत्रिम रूप से बनाए एंटीबॉडी है, ये आपको अंदर बाहर से डालने पड़ेंगे। इसको आप कहोगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहोगे? जब एंटीबॉडी आपके शरीर में बनते हैं तो सक्रिय प्रतिरक्षा, और जब बने बनाए एंटीबॉडी आपके शरीर में डाले जाते हैं तो उसको आप क्या कहोगे? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहोगे? समझ में आ गई बात? ये तुरंत प्रभाव से काम करेंगे, ये स्लो काम करेंगे, ये लंबे समय तक नहीं रह सकते। समझ में आ रही है? जैसे आज आपको सांप ने काटा तो आपने एंटीबॉडी ले लिया, 3 महीने बाद में वापस अगर सांप काटता है तो आप ये इसके भरोसे थोड़ी रह सकते हो कि हमें तो भाई पहले से एंटीबॉडी मिल गए, हम तो नहीं लगाएंगे, तो वापस से लेना पड़ेगा। तो ये कम समय के लिए रहेंगे, ये तीव्र समय, ये लंबे समय के लिए रहेंगे, ये कम समय के लिए रहेंगे, जीवन भर भी बढ़ सकते हैं वो। और दूसरी बात, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं, इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो रीड आउट करें आप। जब प्रपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। भाई जो एंटीजन है वो जीवित हो सकता है, मृत हो सकता है, और अन्य और प्रोटीन का बना होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। जब आपके शरीर में कोई रोगाणु गया और अंदर जाके एंटीबॉडी बन रहा है तो इसको आप सक्रिय कहोगे। क्या कहोगे? ये देखो सारा साफ साफ लिख रहा है, सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है भाई, और पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया होती प्रदर्शित करती है, करने में समय लेती है। इसमें जो प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणु या टीकों द्वारा ये उत्पन्न की जाती है। जब प्रतिरक्षा शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी बाहर से सीधे डाल दिया जाए तो आप इसको कहोगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहोगे? अब एक प्रश्न आता है, प्राकृतिक, नोट करें आप, प्रश्न को नोट करें। किसी ऐसे एंटीबॉडी का उदाहरण दीजिए, किसी ऐसे एंटीबॉडी का उदाहरण दीजिए ऐसे एंटीबॉडी का उदाहरण दीजिए जो प्राकृतिक रूप से निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए होता है, बताओ देखा कोई? चलो मैं बताता हूं आपको आंसर। आईजीए माँ के दूध में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉम, ये बना बनाया एंटीबॉडी है जो माँ अपने बच्चे को देती है, और माँ के पास ये प्राकृतिक रूप से, ये कृत्रिम रूप से नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? हाँ, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा ही है, बना बनाया एंटीबॉडी दे रही है माँ, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा को चालू करेगा। समझ में नहीं आया वापस सुन लो। जैसे सांप ने काट लिया तो आपको बाहर से जो विनोमन दिया जा रहा है वो
किसी रासायनिक रूप से किसी लैब में तैयार किया गया है, वो बना बनाया एंटीबॉडी हो गया। लेकिन माता जब दूध पिलाती है बच्चे को तो कोलेस्ट्रम यानी खीस के अंदर एक एंटीबॉडी पाया जाता है IgA, ये बना बनाया एंटीबॉडी है, एक प्लेसेंटा के जरिए आता है IgG, प्लेसेंटा के जरिए ये बने बनाए एंटीबॉडी है जो माँ डायरेक्ट अपने बच्चे को दे देती है। तो अब ये कृत्रिम हुए है प्राकृतिक, प्राकृतिक हुए, प्राकृतिक हुए ना, ठीक है। और यहाँ पर सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण दे रखा है, और ये आपका कोलेस्ट्रम वाली बात आ गई है IgA, ठीक है। और सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको ये अंतर दे रखा है, तो अंतर कॉमन सी बात है भाई, ये लंबे समय तक, ये कम समय तक, ये आप अंतर वगैरह लिख लोगे, ठीक है। रोको एक बार।